हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सुमा। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं कहानी का भाग 20, समीर का दर्द। ईशानी कॉलेज से घर आकर सीधा अपने रूम में चली जाती है। वह दरवाज़ा बंद करके वहीं दरवाजे से टिक कर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। आज सुबह तो वह कितनी खुश थी कि आज वह आदित्य को अपने दिल की बात बता देगी, मगर अचानक अनिका के आने से उसे लगने लगा कि आदित्य और अनिका एक दूसरे को पसंद करते हैं और वह ही उन दोनों के बीच आ गई। और आज ही समीर ने भी उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। वह सोचती है, यह कैसा अजीब खेल है जिंदगी का। जिससे वह प्यार करती है वह किसी और से प्यार करता है, और जो उसे प्यार करता है उसे वह प्यार नहीं करती। ईशानी उठती है और सोफे पर जाकर लेट जाती है। उसका सिर बहुत दर्द कर रहा था, या यूं कहे उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था, और उस दर्द को वह आंसुओं के साथ बाहर निकाल रही थी। ईशानी रोती रोती वहीं सोफे पर सो गई। रात का समय, सभी ऑफिस से घर आ जाते हैं। आदित्य भी ऑफिस से आकर सभी के साथ बैठ गया। वह अमृता जी से पूछता है, माँ, ईशानी कहाँ है? वह दिखाई नहीं दे रही। आदित्य की बात सुनकर अमृता जी कहती हैं, जब से कॉलेज से आई है अपने कमरे में ही है, शाम को भी नीचे नहीं आई। यह सुनते ही आदित्य अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जब वह कमरे में पहुंचा तो ईशानी सोफे पर सो रही थी। आदित्य ईशानी के पास गया और उसने ईशानी को उठाने के लिए आवाज लगाई, पर ईशानी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अब आदित्य को चिंता होने लगी। उसने ईशानी को कंधों से पकड़कर हिलाया, मगर तभी उसे महसूस हुआ कि ईशानी का पूरा शरीर काफी गर्म है। वह फौरन उसका माथा छूकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ईशानी को बहुत तेज बुखार है। आदित्य जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। थोड़ी देर में ही डॉक्टर आ गया। डॉक्टर को देखते ही सब हैरान हो जाते हैं। पूर्णिमा जी डॉक्टर से पूछती हैं, डॉक्टर आप यहाँ कैसे? डॉक्टर बताता है कि आदित्य सर ने उसे कॉल करके बुलाया है। तभी आदित्य नीचे आया। डॉक्टर को देखते ही वह फौरन डॉक्टर को अपने कमरे में ले गया। पूर्णिमा जी आदित्य से पूछती हैं, आदि कौन बीमार है? आदित्य बोला, बड़ी माँ ईशानी को बुखार है। यह सुनते ही सब आदित्य के कमरे में आ गए। डॉक्टर ईशानी को चेक कर रहा था। तभी आदित्य पूछता है, डॉक्टर यह अचानक ऐसे कैसे बुखार चढ़ गया? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ईशानी को इंजेक्शन लगाते हुए बोला, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। लगता है यह काफ़ी देर तक पानी में भीगी हैं, इसलिए बुखार आ गया। आदित्य भी सोचता है, कल काफ़ी देर तक हम बारिश में भीगते रहे तो हो सकता है इसलिए बुखार आ गया होगा। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिखता है और चला जाता है। पूर्णिमा जी बोली, आदि तुम ईशानी के पास यहीं रुको, मैं तुम्हारा और ईशानी का खाना यहीं कमरे में भिजवा देती हूँ। यह कहकर वह चली जाती हैं। बाकी सब भी आदित्य के कमरे से चले जाते हैं। अनिका भी घर पर नहीं थी। वह अपनी मॉम से मिलने उनके घर गई हुई थी। आदित्य वहीं ईशानी के पास बैठ गया। वह ईशानी का माथा छूकर देखता है तो उसका बुखार अब कुछ कम था। आदित्य उठकर वॉशरूम में चला गया और अपने कपड़े चेंज करके फिर से ईशानी के पास बैठ गया। तभी एक सर्वेंट खाना लेकर आता है। आदित्य उससे खाना ले लेता है। फिर वह ईशानी को जगाता है, मगर ईशानी दवाई के असर से गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए वह नहीं उठती। आदित्य कुछ देर इंतजार करता है। फिर वह ईशानी को अपने सहारे से बिठाता है और ईशानी की नींद खुल जाती है। ईशानी आधी नींद की हालत में आदित्य को देखती है तो आदित्य बिल्कुल उसके पास बैठा था। आदित्य उससे कहता है, चलो कुछ खा लो, फिर तुम्हें दवाई भी लेनी है। मगर ईशानी आधी खुली आंखों से बोली, नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं सोना चाहती हूँ। आदित्य उसे समझाते हुए बोला, सो जाना, पर पहले कुछ खा लो। वह अपने हाथों से ईशानी को खाना खिलाता है। खाना खाते समय ईशानी अजीब अजीब सी मुंह बना रही थी, जिससे आदित्य को हंसी आ गई। ईशानी थोड़ा सा खाना खाकर
मना करते हुए बोली, बस मुझे और नहीं खाना। आदित्य फिर उसे दवाई खिलाता है। दवाई खाकर ईशानी फिर से सो जाती है। आदित्य भी अपना खाना खाकर सोफे पर बैठ गया और बड़े गौर से ईशानी को देखने लगा। आदित्य अपने मन में सोचता है, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं एक अच्छे पति की तरह तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। बेशक तुम किसी और की अमानत हो, फिर भी इस वक्त तुम मेरी पत्नी हो और मेरी जिम्मेदारी भी। यही सब सोचते हुए उसकी भी आंख लग गई। आधी रात को अचानक आदित्य की आंख खुलती है। वह ईशानी को देखता है तो चौंक जाता है। ईशानी बुरी तरह कांप रही थी। आदित्य फौरन ईशानी के पास गया और उसे कंबल से अच्छी तरह कवर कर दिया, मगर अब भी ईशानी कांप रही थी। तभी आदित्य को याद आया कि डॉक्टर ने कहा था, अगर अचानक इन्हें ठंड लगने लगे या बुखार फिर से तेज हो जाए तो दवाई का दूसरा डोज भी इन्हें खिला देना। यह याद आते ही आदित्य ईशानी को जगाने की कोशिश करता है, मगर ईशानी कांप रही थी, इस कारण वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पाती। आदित्य दवाई ईशानी के मुंह में डाल देता है और जैसे ही पानी पिलाता है, सारा पानी दवाई के साथ बाहर आ गया। आदित्य को समझ नहीं आता अब वह क्या करे। कोई रास्ता ना होने पर आदित्य दूसरी दवाई फिर से ईशानी के मुंह में रखता है। फिर अपने मुंह में पानी का एक घूंट भरकर अपने होठ ईशानी के होठ पर रख देता है, जिससे ईशानी के होठ आदित्य के होठ से लॉक हो जाते हैं। आदित्य धीरे धीरे अपने मुंह का पानी ईशानी के मुंह में ट्रांसफर करता है और अपनी जीभ से उसकी दवाई उसके गले में खिसका देता है। इससे दवाई ईशानी के गले में चली गई, मगर जैसे ही वह ईशानी के होठों से अलग होने वाला था तो उसे फील होता है कि ईशानी के होठ उसके होठों पर हरकत कर रहे हैं। ईशानी के इस एक्शन से आदित्य शॉक्ड हो जाता है, मगर वह ईशानी को दूर भी नहीं करता। धीरे धीरे ईशानी पूरी तरह से आदित्य के होठों पर कब्जा जमा लेती है और बहुत प्यार और आराम से आदित्य के होठों पर किस करने लगती है। थोड़ी देर बाद आदित्य को महसूस हुआ कि ईशानी कोई हरकत नहीं कर रही, तो वह ईशानी से थोड़ा दूर होकर उसके चेहरे को देखने लगा। ईशानी चैन से सो रही थी। यह देखकर आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह हल्का सा ईशानी के होठों को छूकर फौरन उससे दूर हो जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि ईशानी फिर से कोई ऐसी हरकत करे। अगर अब ईशानी ऐसी कोई हरकत करती तो अब की बार आदित्य जरूर अपना कंट्रोल खो देता। वह चुपचाप जाकर सोफे पर लेट गया, मगर अब उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। सुबह ईशानी की आंख खुलती है तो वह देखती है कि आदित्य सोफे पर सो रहा है, मगर इतना लंबा चौड़ा आदित्य सोफे पर कैसे आता, इसलिए वह आधा सोफे से लटक रहा था। ईशानी जब आदित्य को ऐसे सोते देखती है तो उसे हंसी आ गई, पर वह अपनी हंसी को कंट्रोल करके बाथरूम में चली जाती है। जब वह बाथरूम से बाहर आई तो आदित्य जाग रहा था। ईशानी के आते ही वह सबसे पहले उसके माथे को छूकर देखता है तो ईशानी का बॉडी टेम्परेचर अब नॉर्मल था। आदित्य ईशानी से बोला, आज तुम कॉलेज से छुट्टी ले लो और घर पर आराम करो। ईशानी बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं ठीक हूँ। आदित्य बोला, पर कल रात तुम्हें तेज बुखार था, मेरी मानो तो आज घर पर रहकर आराम करो। ईशानी मना करते हुए बोली, अगर मैं कॉलेज नहीं गई तो मेरी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, मेरे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। अब आदित्य कुछ नहीं कहता, वह उठकर वॉशरूम में जाने लगा। तभी ईशानी बोली, आपने रात को जो मुझे कैंडी खिलाई थी, क्या वह आपके पास और है? मुझे उस कैंडी का स्वाद बहुत अच्छा लगा। आदित्य को ईशानी की बात समझ नहीं आती। वह पूछता है, कौन सी कैंडी? मैंने तो तुम्हें कोई कैंडी नहीं खिलाई। ईशानी बोली, अरे जब आधी रात को मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे होश नहीं था, पर थोड़ा थोड़ा ध्यान है कि पहले मेरे मुंह में एक कड़वी चीज़ गई थी, शायद वह दवाई थी। फिर एक सॉफ्ट और स्वीट सी चीज़ गई थी। उसका टेस्ट मुझे इतना पसंद आया कि मेरा दिल कर रहा था बस उसे खाती जाऊं। क्या आप वह कैंडी मेरे लिए ला सकते हैं? ईशानी की बातें सुनकर तो आदित्य के होश उड़ गए। अब उसे समझ में आया, रात को जो ईशानी ने उसके होठों के साथ किया था वह तो उसे कैंडी समझ कर किया था, और अब वह उस कैंडी को और खाना चाहती है। यही सब सोचते हुए उसके हाथ अपने होठों पर चले गए।
जहाँ ईशानी के किए गए कारनामों का दर्द अब भी उसे हो रहा था। वह ईशानी की तरफ देखता है जो उम्मीद भरी निगाहों से उसे देख रही थी, जैसे आदित्य उसे अभी कैंडी निकाल कर दे देगा। आदित्य को समझ ही नहीं आता कि वह ईशानी को क्या कहे। वह चुपचाप बाथरूम में चला जाता है और ईशानी सिर्फ उसका मुंह देखती रह जाती है। ईशानी मुंह बनाते हुए बोली, अरे ऐसा भी क्या है उस कैंडी में जो यह इतने नखरे दिखा रहा है? मैं कौन सा फ्री में लेती, चाहे तो बदले में पैसे ले लेता। उधर वॉशरूम में आदित्य यही सोच रहा था। कैसी लड़की है, मेरे होठों को कैंडी समझकर चबा रही थी। शुक्र है कैंडी ही समझ रही थी, कहीं च्युइंगम समझकर चबाती तो पता नहीं कितने घंटे तक चबाती रहती। आदित्य ने अपना सर झटका और तैयार होने लगा। कॉलेज में ईशानी और जानवी कैंटीन में बैठे थे। ईशानी जानवी से पूछती है, तू कल कॉलेज क्यों नहीं आई? अब जानवी सोचती है, इसे कैसे बताऊं, कल पूरी रात मैं उस बंदर के साथ प्रिंसिपल सर के ऑफिस में थी। नहीं नहीं, अगर मैंने ईशानी को यह सब बता दिया तो वह इसमें भी मेरी ही गलती निकालेगी। इसलिए वह बोल देती है, कल मैं भाई के साथ किसी ज़रूरी काम से गई थी, इसलिए नहीं आई। ईशानी जैसे ही कुछ और पूछने वाली होती है, जानवी समीर को देख लेती है जो उधर से ही जा रहा था। ईशानी के सवालों से बचने के लिए जानवी समीर को आवाज लगाती है। जानवी की आवाज सुनकर समीर उनके पास आता है, मगर वह ईशानी की तरफ नहीं देखता। ईशानी भी यह बात नोटिस कर लेती है। जानवी समीर से पूछती है, तू कहाँ जा रहा है? आज तो सर छुट्टी पर है, इसलिए अभी कोई क्लास नहीं है। समीर वहीं एक चेयर पर बैठते हुए बोला, इसलिए तो लाइब्रेरी जा रहा था। जानवी बोली, अरे चले जाना लाइब्रेरी, सारा दिन बस इन किताबों में घुसा रहता है। कभी अपने आसपास भी देख लिया कर, यह दुनिया बहुत हसीन है। समीर बोला, कोशिश की थी पर दुनिया को मैं पसंद नहीं आया। जानवी को तो उसकी बातें समझ नहीं आती, पर ईशानी सब समझ रही थी। ईशानी बोली, ज़रूरी नहीं कि दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान हो, और भी बहुत लोग हैं तुम्हारे पास जिन्हें तुम पसंद हो। जानवी भी बोली, अरे क्यों इतना दुखी है, हम भी तो हैं तेरे पास, हमें तो तू पसंद है। उसकी बात सुनकर समीर एक फीकी सी हंसी हंस देता है। जानवी बोली, मैं अपने लिए समोसे लेने जा रही हूँ, तू कुछ खाएगा तो बता। समीर मना करते हुए बोला, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, तुम लोग खाओ। जानवी कंधे उचकाते हुए वहाँ से चली जाती है। अब समीर और ईशानी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ईशानी समीर से बोली, देखो समीर, तुमने जो भी मुझे कल कहा, मैंने तुम्हें तभी उसका जवाब दे दिया था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं कि कोई और लड़की भी तुम्हें पसंद नहीं करेगी। हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में मुझसे भी अच्छी लड़की आए। समीर कहता है, मुझे तुमसे अच्छी लड़की नहीं, सिर्फ ईशानी चाहिए जिससे मैं प्यार करता हूँ। समीर बोला, तुम नहीं समझोगी, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसे उसके अलावा और कोई प्यारा नहीं लगता। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। ईशानी अपने मन में सोचती है, मैं कैसे नहीं समझूंगी। अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो उसके अलावा और कोई हमारी ज़िंदगी में उसकी जगह नहीं ले सकता। क्या समझ पाएगा समीर ईशानी की मजबूरी, या पड़ जाएगी इनकी दोस्ती में दरार? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको मेरी ये कहानी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।